be day 3 in this final test match. अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही करुण नायर ने 13 शतक ठोक दिया। That's 300 runs for Karun Nair. The crowd standing, the second Indian to do that. वीरेंद्र सहवाग के बाद वो दूसरे ऐसे इंडियन बने जिसने ट्रिपल सेंचुरी मारा था। टेस्ट क्रिकेट में ये करुण नायर का पहला शतक था जिसे उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया और ऐसा करने वाले वो तीसरे क्रिकेटर बने। इस अचीवमेंट के बाद सभी को यकीन था कि इंडियन क्रिकेट को एक और हीरो मिल चुका है, पर कोच अनिल कुंबले ने कहा ट्रिपल सेंचुरी का मतलब ये नहीं कि करुण को प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिकली जगह मिल जाएगी। कोरा की एक पोस्ट को पढ़िए जिसमें लिखा है कि ऊपर वाले ने तो दिया पर पुजारी ने भक्त को वो चीज नहीं दी। मतलब कि सेलेक्टर्स तो भाई करुण नायर को स्क्वाड में सेलेक्ट कर रहे थे पर कप्तान कोहली ने मौका नहीं दिया। टेस्ट डेब्यू से 4 महीने पहले करुण नायर एक दुर्घटना में मरते मरते बचे। उस दिन उनकी किस्मत उनके साथ थी, पर क्रिकेटिंग करियर में उनकी किस्मत को किसी की नजर लग गई। तो क्या सच में विराट कोहली ने ही करुण नायर का करियर खत्म किया? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो ऐसा क्या हुआ जो एक बल्लेबाज ने 13 शतक मारकर अपनी ही करियर की कब्र खोद दी? Arun, I've always felt, I've not seen him play too much in first class cricket, but spinners, he's very lethal. I mean, I've not seen someone currently in India sweep so well. He's just a complete package, and it's very difficult to find guys like that. सबसे पहले सवाल ये उठता है कि करुण नायर का सिलेक्शन नेशनल टीम में हुआ कैसे? तो थोड़ा पीछे चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 मार्च 2015 को। रणजी ट्रॉफी 2015 का फाइनल, तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका। कर्नाटका पहले इनिंग्स में 31 रन पर अपना 4 विकेट खो चुका था। उस दिन करुण इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखने क्रीज पर आए और उन्होंने उस दिन कुछ इस कदर लिखा कि रणजी फाइनल के इतिहास में करुण नायर ने हाईएस्ट स्कोर जड़ दिया, 328 रन। ये सिर्फ एक झलक नहीं थी, पिछले 3 साल से करुण डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना भौकाल मचा रहे थे। रणजी फाइनल में करुण के इस इनिंग्स को नेशनल सेलेक्टर्स इग्नोर नहीं कर सके। उस इनिंग्स ने बता दिया था कि करुण इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हैं, और अगर सेलेक्टर्स को 0.1% का भी डाउट था तो कुछ महीने बाद साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 114 रन की पारी ने उसे भी दूर कर दिया और सेलेक्टर्स ने अनाउंस किया कि करुण नायर को श्रीलंका टेस्ट के लिए मुरली विजय की जगह टीम में सेलेक्ट किया गया है। सबा करीम जो उस वक्त सिलेक्शन पैनल का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि करुण नायर की सीवी को हम लोग इग्नोर ही नहीं कर पाए। ये सब वाकया 2015 में हो रहा था। उस साल आईपीएल में करुण नायर की बेस प्राइस 10 लाख थी और दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 4 करोड़ में खरीदा। उस साल वो अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में सबसे महंगे खिलाड़ी थे। अब इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि उस साल करुण नायर का इंडियन क्रिकेट में क्या डिमांड था। चलो, अब इंडियन टीम में सिलेक्शन तो हो गया, पर ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो और सभी फूलों का हार लेकर खड़े हो प्लेइंग 11 में आपको जगह देने के लिए। करुण को भी इंतजार करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट में इंतजार लंबा था, पर उससे पहले ओडीआई क्रिकेट में करुण का डेब्यू हो गया और ऊपर वाले का आभार प्रकट करने वो केरला के रिवर पाम्पा में एक टेम्पल फेस्टिवल में गए, जहां 100 लोगों से भरी स्नेक बोट पानी में पलट गई। रेस्क्यू टीम ने सभी को बचा लिया था, बस 2 लोग मिसिंग थे। उस दिन किस्मत करुण नायर के साथ थी। ऊपर वाले ने उन्हें दूसरा जन्म दिया था कुछ बड़ा करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। अजिंक्य रहाणे इंजरी के कारण टीम से बाहर थे और इस महान खिलाड़ी का जगह मिला करुण नायर को। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए करुण को टीम में चुना गया। पहले 2 मैच में करुण का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। आखिरी मैच चेन्नई में था और ये बात करुण को भी पता था कि ये उनका आखिरी चांस है। अगर वो इस मैच में भी रन्स नहीं बना पाए तो उनका जगह खतरे में है। उस दिन करुण नायर ने 303 रन नॉट आउट बनाया और वो सहवाग के बाद दूसरे इंडियन बैट्समैन बन गए थे ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले। इस परफॉर्मेंस के बाद तो सबको लगा था कि नायर लॉन्ग टर्म प्लेयर बनने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फरवरी 2017 में अनिल कुंबले का ये बयान कि ट्रिपल सेंचुरी का मतलब ये नहीं कि प्लेइंग 11 में करुण को ऑटोमेटिकली जगह मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के पहले टेस्ट में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। मतलब कि एक प्लेयर ने इस मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारा और अगले ही मैच में उसे ड्रॉप कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि करुण ने 13 शतक से अपने क्रिकेटिंग करियर का कब्र खोद दिया। अब इन सब बातों में विराट कोहली कहाँ है? तो थोड़ा सब्र करो। वैसे पहला मैच इंडिया हार गया और दूसरे मैच में करुण नायर को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया, पर नायर का परफॉर्मेंस उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा।
बेंगलोर में पहले इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 26 रन बनाए और उसके बाद 0 पे आउट हो गए। रांची में उन्होंने 23 रन बनाया और धर्मशाला में सिर्फ 5 रन। ऐसे में उनका फॉर्म एकदम से डिप कर गया और उनकी टीम में जगह को लेकर सवाल उठने लगे। अब जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज चल रही थी, अजिंक्य रहाणे वापस टीम में आए और अपने एक्सपीरियंस के साथ अपना जगह बना लिया। रहाणे का वापस आना और हनुमा विहारी का डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना, दोनों ही रीजंस थे कि करुण नायर को बेंच पे बैठना पड़ा। सेलेक्टर्स ने उनका रिसेंट फॉर्म और टीम के बैलेंस को देखते हुए ये टफ कॉल लिया था। जब करुण नायर को टीम से ड्रॉप किया गया तब सबने सोचा कि ये डिसीजन कोहली का ही है। क्यों ना सोचा जाए, आखिर कोहली कैप्टन थे और टीम सिलेक्शंस पर उनका काफी इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या ये पर्सनल था या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था? एक प्लेयर जो अभी अभी हिस्ट्री बनाकर आया है, उसको बेंच पे क्यों बिठा दिया गया? ये सभी क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में चल रहे थे। अब कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब मीडिया और फैंस में ये रूमर्स फैला कि कोहली ने कुछ प्लेयर्स को फेवर किया था, शायद रहाणे या किसी और को नायर के ऊपर। स्पेकुलेशंस ये भी थी कि कोहली अपने क्लोज सर्किल के प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक और कंट्रोवर्सी थी जो उस वक्त गर्म हो गई थी? और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली से इस पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था, because there are 3 selectors doing their job. लेकिन ये सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोहली का डिसीजन था या इसके पीछे कुछ और भी था? देखो, अजिंक्य रहाणे जो कोहली के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट माने जाते हैं, वापस स्क्वाड में आ गए थे। रहाणे का फॉर्म उस वक्त वापस ट्रैक पे आ रहा था और उनका एक सीजन्ड प्लेयर का टैग भी था जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था। इंडियन क्रिकेट के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये अक्सर होता है कि टू मैनी गुड प्लेयर्स टू फ्यू स्पॉट्स। ऐसे में ये जरूरी होता है कि टीम को बैलेंस करने के लिए किसका सिलेक्शन किया जाए। अब जब हम टीम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और नाम आता है, हनुमा विहारी जो उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने नाम का भौकाल मचा रहे थे, कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे थे विद पेशेंस और डिसिप्लिन। उनका परफॉर्मेंस ऐसा था कि सेलेक्टर्स के लिए उनको इग्नोर करना मुश्किल हो गया था। अब आप सोचिए, एक ऐसा टीम जिसमें पहले से ही इतना टैलेंट भरा पड़ा हो, वहाँ नए टैलेंट को जगह देना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। विहारी की सिलेक्शन का मतलब था कि नायर के लिए टीम में जगह और भी टाइट हो गई थी। विहारी का टेक्निक और टेम्परामेंट ऐसा था जो ओवरसीज टूर्स के लिए परफेक्ट माना जा रहा था। तो सेलेक्टर्स को टफ डिसीजंस लेने पड़ रहे थे और अनफॉर्चुनेटली नायर को टीम से बाहर करना पड़ा। कुंबले और कोहली टीम का कॉम्बिनेशन कुछ इस कदर रखते थे कि वो प्लेइंग 11 में 5 बॉलर्स को रखना चाहते थे, जिससे एक बैट्समैन कम खिलाना पड़ रहा था। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जब इतना कंपटीशन हो तो क्या किसी एक प्लेयर को ब्लेम करना सही होगा या फिर ये सिर्फ टाइमिंग और टीम की ज़रूरत का खेल था? अब आती है असली बात, क्या सच में विराट कोहली ने करुण नायर का करियर ख़त्म कर दिया? यार, सच तो ये है कि ये पूरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। टीम सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट में कभी भी एक इंसान का डिसीजन नहीं होता है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कैप्टन, कोच और सेलेक्टर सब मिलकर काम करते हैं ताकि टीम का राइट बैलेंस बनाया जा सके। तो जब हम ये सोचते हैं कि किसी एक बंदे की वजह से किसी का करियर खत्म हो गया, तो जरूरी है कि हम उस प्रोसेस को समझें। इस केस में ये सिर्फ कोहली का डिसीजन नहीं था, ये एक मिक्स था रहाणे के वापस आने का, विहारी की डोमेस्टिक फॉर्म का और टीम को एक्सपीरियंस की जरूरत का। ये सब फैक्टर्स मिलकर नायर के एक्सक्लूजन का रीजन बन गए और ये बिल्कुल भी कोहली का पर्सनल वेंडेटा या ग्रज नहीं था। ये सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का खेल था जिसमें टीम के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन लेना जरूरी था। जब 2018 इंग्लैंड टूर के दौरान भी उन्हें इग्नोर किया गया तो सुनील गावस्कर जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर को भी गुस्सा आया। उन्होंने सरेआम कहा कि मैं जानता हूँ आपको करुण पसंद नहीं है, इसीलिए आप उन्हें नहीं खिलाना चाहते हो। ये लफ्ज बताते हैं कि टीम मैनेजमेंट की डिसीजंस कभी कभी किसी एक प्लेयर के करियर को कितनी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। जब नायर से पूछा गया कि उन्हें टीम से ड्रॉप क्यों किया गया, उन्होंने बताया कि टीम मैनेजमेंट ने उनसे कोई बात नहीं की, उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ये साफ दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। सेलेक्टर्स ने उन्हें इंग्लैंड के टूर के लिए रिजर्व बैट्समैन के रूप में दिया, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें इग्नोर किया। मतलब बात वही थी कि भगवान ने तो दिया पर पुजारी ने भक्त को वो चीज नहीं दी। और अगर उन सब बातों को हटा दे जो करुण नायर के हाथ में नहीं था और उस बात पर फोकस करे जो करुण के हाथ में था, तो एक बात थी जो करुण ने भी एक्सेप्ट किया कि उनके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। आईपीएल में, डोमेस्टिक में और इंडिया ए की तरफ से रन्स कंसिस्टेंटली नहीं बन रहे थे। हाल यूं हो गया था कि उन्हें कर्नाटका के रणजी टीम को छोड़ 2023 रणजी के लिए विदर्भा की तरफ से खेलना पड़ा। पर यह बात तो माननी पड़ेगी कि इंडियन क्रिकेट में आपको थोड़ा तो सपोर्ट और पुश चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए।
जो करुण को कभी नहीं मिला। अभी करुण नायर काउंटी और महाराजा टी20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखते हैं क्या सितंबर से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें कंसीडर किया जाता है या नहीं।